हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के 3 एप्लीकेशन हम डिराइव करेंगे इस लेक्चर में, लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो आई कार्ड पे लिंक है, वहां से वीडियो देख के आप फिर ये वीडियो को कंटिन्यू करो। ओके, रिवाइज कर लेते एक बार। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ढूंढने की 2 फॉर्मूला हमने देखी थी। पहली फॉर्मूला थी कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और दूसरी फॉर्मूला हमने देखी थी कि फ्लक्स इक्वल्स टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जनरल फॉर्मूला और ये थी गॉस का लॉ। अब कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो, हमेशा आंसर कैसा आने वाला है, सेम आने वाला है। अब आज के इस जो गॉस के एप्लीकेशन के अंदर हम क्या करेंगे, हम ये दोनों को कंपेयर कर देंगे। ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये दोनों के दोनों सेम होंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम इसको कंपेयर करेंगे, सिग्मा क्यू की वैल्यू रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे, एरिया की वैल्यू रखेंगे, और हमें क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। सो तीन डेरिवेशन के अंदर हम यही करने वाले हैं। हम एक तरफ से ये फॉर्मूला से फ्लक्स ढूंढेंगे, ये फॉर्मूला से ढूंढेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे और हमें क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट डेरिवेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। यहाँ पे एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ले लिया मैंने। वायर की थिकनेस को कंसीडर मत करना, बहुत ही पतला सा वायर है जिस पे टोटल चार्ज है क्यू चार्ज मैंने इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है एक लाइन के ऊपर, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में डिफाइन कर दूंगा कि भाई कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने, चार्ज पर यूनिट लेंथ L। सपोज यहाँ पे मैं इसकी लेंथ कितनी कंसीडर कर लेता हूँ, वायर की L। सो दैट विल बी योर लैम्बडा। अब करना क्या है, हमें इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है किसी भी पॉइंट पे। सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, कहीं भी हो सकता है उससे थोड़ा ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो। फिलहाल मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ जो पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, सपोज r डिस्टेंस पे है। तो चाहे आपको इस पॉइंट एनी पॉइंट दैट इज परपेंडिकुलर टू योर वायर, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। सो नाउ व्हाट आई विल डू कि मेरा जो भी पॉइंट है, सपोज मुझे इस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है, तो इस पॉइंट के आजू बाजू मैं एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेता हूँ। सो दिस इज माई सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस इसलिए कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि गॉस की फॉर्मूला सिर्फ एनक्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस पे ही हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, लेट इट बी पॉइंट P। तो इस पॉइंट के थ्रू एक सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर जिसका रेडियस है R और उसकी लेंथ, सिलेंडर की लेंथ है आपकी L। So I am considering a Gaussian surface whose radius is R, length is L, and one more important point कि हमारे सिलेंडर की एक्सिस और आपका जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों के दोनों कोइंसाइड करते हैं। सिलेंडर की एक्सिस और आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के दोनों एक ही लाइन में है। इसको मैं थोड़ा प्रॉपर कर देता हूँ फिगर को। नाउ इट्स बेटर, इसको थोड़ा समझ लेना। आप फिगर अच्छे से बनाना, आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेंटर से आना चाहिए। यू आर हैविंग स्केल, पेंसिल एंड ऑल द इक्विपमेंट्स, सो यू कैन ड्रॉ मच बेटर। ओके, अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, मैं जो मेरा गॉसियन सरफेस है, एक तो ये हो गया, सिलेंडर को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। एक तो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन, दिस इज माई सिलेंडर, एक ये एंड, एक ये एंड। ओके, और एक हो जाएगा इसका कर्व्ड सरफेस। तो मैं क्या करता हूँ, इनका फ्लक्स निकालता हूँ। कौन सी फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला से फ्लक्स निकाल लेता हूँ। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। फ्लक्स एट 2 एंड्स, ये एंड और ये एंड, मैं इसका फ्लक्स फाइंड आउट करता हूँ। ओके, इसको नाम दे देता हूँ सपोज फ्लक्स 1। फ्लक्स की फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, उसका आपको क्या कर लेना है, सरफेस इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट, आपको अगर ये बार बार सरफेस इंटीग्रेशन नहीं लिखना ना, तो आप ऐसा भी ये सिंबल भी बना सकते हो डायरेक्टली। दिस इज सिंबल फॉर सरफेस इंटीग्रेशन, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ओके, सो सरफेस इंटीग्रेशन विल बी ई डी ए
कॉस थीटा। थीटा पता होना बहुत ज़रूरी है। थीटा है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। ओके, ये प्लस चार्ज स्टूडेंट। सपोज मैं यहाँ पे अगर फाइंड आउट करना हो, किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट करता हूँ फॉर दिस क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ मैं जिसका एरिया है डी ए। तो प्लस चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई वेक्टर, या तो ऊपर या तो परपेंडिकुलरली नीचे। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप लोग ये सोच के बताओ कि ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? दिस साइड, बाहर की तरफ 90 डिग्री। मैंने बता दिया था आपको वीडियो के अंदर कि एरिया वेक्टर कौन सा लेना है, जो परपेंडिकुलरली नॉर्मली बाहर आता हो। तो इस पॉइंट का एरिया वेक्टर मिल गया डी ए वेक्टर। इन द सेम वे अगर यहाँ पे मैं एक क्रॉस सेक्शन ले लेता हूँ, कोई भी क्रॉस सेक्शन, तो इसके लिए ओके लेट मी टेक क्रॉस सेक्शन, यहाँ ऊपर ले लेता हूँ मैं दिस क्रॉस सेक्शन। तो इसके लिए आपका एरिया वेक्टर बाहर होगा डी ए, और आपके पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऊपर। तो देखो दोनों ही केस में 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या रखूँगा? cos 90, और cos 90 रखने पे पूरा कितना हो जाएगा? 0। तो इसकी वजह से और इसकी वजह से कोई फ्लक्स ही जनरेट नहीं होगा। ड्यू टू दिस क्रॉस सेक्शन एंड दिस क्रॉस सेक्शन कोई फ्लक्स जनरेट नहीं होने वाला, क्योंकि एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? परपेंडिकुलर है। अब सिर्फ बचा आपका जो कर्व्ड सरफेस है, सिलेंडर की पेरीफेरी कर्व्ड सरफेस, उसकी वजह से कितना फ्लक्स जनरेट होता है मैं वो फाइंड आउट कर लेता हूँ। सपोज इसको मैं कह देता हूँ मेरा फ्लक्स 2। तो फ्लक्स 2 विल बी सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, डेट विल बी ई डी ए कॉस थीटा। अब मुझे थीटा फाइंड करना है स्टूडेंट। अगर यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट मैं कंसीडर कर लेता हूँ, तो इस पॉइंट P पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है, और ये जो आपका सरफेस होगा उसका एरिया वेक्टर भी रेडियली बाहर होगा। यू नीड टू रिमेंबर, ये आपका सिलिंड्रिकल सरफेस है। किसी भी सरफेस पे एरिया वेक्टर कहाँ होता है? नॉर्मली आउटवर्ड। तो इसका जो सरफेस होगा इस पे एरिया वेक्टर कहाँ होगा? नॉर्मली आउटवर्ड। किसी भी पॉइंट पे ले लो, चाहे आप ये वाला पॉइंट लो, नीचे वाला पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लोगे, उस पे एरिया वेक्टर होगा 90 डिग्री बाहर की तरफ। तो यहाँ ई वेक्टर और डी ए वेक्टर कैसे है? पैरेलल है। पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लो, कहीं भी एरिया वेक्टर लो, कैसा होगा? पैरेलल होगा। उस वजह से यहाँ पे थीटा कितना आएगा? 0 आएगा। और कॉस 0 कितना होता है? 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ई डॉट डी ए। स्टूडेंट इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब जगह पे सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि आपका ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा है? कंटिन्यूअस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हुई? यूनिफॉर्म। उसको बाहर ले लेता हूँ तो आंसर आएगा इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल्स टू ई। अच्छा, आपका डी ए क्या है? कर्व्ड सरफेस है। कर्व्ड सरफेस का इंटीग्रेशन करोगे यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया है 2 पाई आर और ये एल। सो 2 पाई आर एल। सो फाइनली वी गॉट द फ्लक्स 2। तो टोटल फ्लक्स कितना मिला स्टूडेंट? टोटल फ्लक्स विल बी φ1 प्लस φ2। φ1 तो 0 है, φ2 कितना मिला? E इंटू 2 पाई आर एल। सो दिस इज, लेट मी नेम इट इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो दिस इज फ्लक्स। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ कि इसी को कंपेयर कर देता हूँ आपके गॉस के लॉ के साथ। चाहे आप ये फॉर्मूला से फ्लक्स ढूंढो या गॉस की फॉर्मूला से फ्लक्स ढूंढो, फ्लक्स तो कैसा आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस का लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स है सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और मेरा फ्लक्स कितना आया? ये रहा। दोनों को कंपेयर कर दो, यानी ये और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 पाई आर एल। अच्छा, सिग्मा क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ई। ओके स्टूडेंट, और भी अच्छे से करते थोड़ा। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल फ्लक्स ये है, इसको इससे कंपेयर कर दो 2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू की वैल्यू, यहाँ से क्यू की वैल्यू लेते हैं, क्यू इक्वल्स टू लैम्बडा एल। तो वैल्यू रख दो लैम्बडा एल एप्सिलॉन नॉट। लैम्बडा लैम्बडा कट हो गया, सो फाइनली हमें ई मिल गया। ई इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन, ये नीचे आ जाएगा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। इसको स्टूडेंट आप ऐसा भी लिख सकते हो 2 ओके
ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2 लैम्बडा अपॉन नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 ज़ा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम कहेंगे के और आ जाएगा आर, तो 2 k lambda by r. This is also a formula, this is also a formula. If you want to write in vector form E vector तो हम लिखेंगे lambda upon 2 pi r epsilon naught n unit vector, जहाँ n unit vector क्या है, it is unit vector in the direction of radius, radially outward की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहाँ पे मैंने बता दिया दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज हाउ वी फाउंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। 2 ही स्टेप किए, पहला स्टेप जनरल फॉर्मूला से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ढूंढा, सेकेंड स्टेप गॉस के लॉ से फ्लक्स ढूंढा और दोनों को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ये नोट कर लो आप। सेकेंड डेरिवेशन, हमें एक इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट देके रखी है, देयर इज अ प्लेन शीट, इमेजिनेशन का ये एक शीट है लेकिन बहुत बड़ी है, इनफाइनाइट है, सिर्फ फिगर में आ सके इसलिए इतनी बनाई है, लेकिन आपको कंसीडर करना है कि ये बहुत ही बड़ी इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट है और उसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये जो शीट है उसको मैंने ऐसे रख दी, तो परपेंडिकुलरली कोई पॉइंट है सपोज P, तो उस पॉइंट P पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें फाइंड करनी है। सो दिस इज़ अवर कॉन्फ़िगरेशन जिसमें हमें एक प्लेन शीट देके रखी है, यूनिफॉर्मली चार्ज है और उससे सपोज ये जो शीट है उससे r डिस्टेंस पे मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट P, तो इस पॉइंट P पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें फाइंड करनी है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही यहाँ पे मैं एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेता हूँ। ओके, ओवर हियर स्टूडेंट, इस वाले सरफेस के लिए ये आपका एरिया वेक्टर होगा। ओके, ये आपकी शीट है, दिस इज़ योर शीट, पॉजिटिवली चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन, सो दिस टू आर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस वाले के लिए आपकी ये डायरेक्शन हो जाने वाली है किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। सपोज इसके अपोजिट में मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, लेट मी नेम इट P डैश, तो यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में dA और इस पॉइंट के लिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर। ओके, मैं सिर्फ इतने को लेके आगे कंटिन्यू करता हूँ। फर्स्ट, पहले मैं क्या डिफाइन कर देता हूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे प्लेन सरफेस है तो क्या रोल में आएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कितना चार्ज है सपोज Q, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है हमने एरिया में, तो यहाँ से हमें मिला Q इक्वल्स टू सिग्मा A, बॉक्स बना के रख देते हैं। चलो नाउ नेक्स्ट स्टेप, हमें फाइंड करना है फ्लक्स लिंक विद दिस टू सरफेसेस। तो फ्लक्स ड्यू टू 2 एंड्स, उसको सपोज मैं नाम दे देता हूँ फ्लक्स 1। क्या होगा फ्लक्स, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, एक इसकी वजह से एक इसकी वजह से, तो कितनी बार लूँगा मैं, 2 बार। फिर से स्टूडेंट, इसका E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, इसका E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, तो 2 टाइम्स E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। इसको मैं क्या लिखूँगा, 2 इंटीग्रेशन E dA कॉस थीटा। आप देख सकते हो दोनों ही केसेस में आपका एंगल कितना है, 0 है, एंगल 0 है, मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, E dA। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन E dA कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1। सो फ्लक्स 1 विल बी 2 टाइम्स E, क्योंकि यूनिफॉर्म है सब जगह पे तो बाहर आ जाएगा, और dA का इंटीग्रेशन हो जाएगा A। सो वी गॉट फ्लक्स 1। अब सेकेंड जो हमारा सरफेस है वो है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस के लिए स्टूडेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये रही, और अगर मैं कर्व्ड सरफेस पे कोई भी पॉइंट लूँगा तो उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, dA, या तो ऊपर की तरफ होगा या तो नीचे की तरफ। सो जितने भी पॉइंट्स आपके कर्व्ड सरफेस पे है सभी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो उन सभी का फ्लक्स कितना होगा, 0। ये फ्लक्स 2 मैंने किसका ढूंढा, फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड सरफेस। फिर से स्टूडेंट, जो प्रीवियस केस में हमने
स्ट्रेट वायर लिया था, उसमें भी सेम सिनेरियो था, लेकिन वहाँ पे हमारा वायर इस तरीके से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सिस को अलाइन करता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाती थी, डीए वेक्टर इस तरफ था, इसीलिए इन दोनों का टोटल फ्लक्स ज़ीरो था। यहाँ पे केस चेंज हो सका है, जो हो चुका है, हमने एक प्लेन शीट रखी है, तो शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो यहाँ और यहाँ फ्लक्स मिलेगा और बाकी जो सरफेस है वहाँ पे फ्लक्स नहीं मिलने वाला। तो हमें मिल गया टोटल फ्लक्स phi इज इक्वल्स टू phi1 प्लस phi2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स EA। अब हम गॉस का लॉ अप्लाई करके फाइंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स कितना होना चाहिए, तो सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इज इक्वल्स टू, क्यू की वैल्यू है सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी फ्लक्स मिला, ये भी फ्लक्स मिला, दोनों फ्लक्स हमेशा कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, 2EA इज इक्वल्स टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ए कट, तो हमें E मिला, E इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखो तो आएगा E वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी जो प्लेन है, शीट का प्लेन, उससे बाहर आ रहा है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो यहाँ पे मैं सपोज कह देता हूँ n यूनिट वेक्टर, जहाँ n यूनिट वेक्टर क्या है, इट इज़ इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ शीट, इट इज़ इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन कमिंग आउटवर्ड। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए आउटवर्ड है। सेम सिनेरियो में अगर आप नेगेटिव चार्ज लेते तो आपकी यूनिट वेक्टर यानी कि E की डायरेक्शन हो जाती नॉर्मल टू द प्लेन बट इनवर्ड्स, अंदर की तरफ हो जाती। सो दिस इज वी डिराइव्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट। प्लीज नोट इट डाउन। थर्ड डेरिवेशन करते स्टूडेंट, जहां हमें एक थिन स्पेरिकल शेल दिया हुआ है और उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो मैंने एक स्पेरिकल शेल ले लिया जिसका रेडियस है कैपिटल R। क्योंकि ये एक शेल है, इसके अंदर में कुछ भी नहीं होगा, ये अंदर से हॉलो होगा, सिर्फ इसका जो सरफेस होगा, बाहरी पोर्शन होगा, बाहरी एरिया होगा, वहीं पे क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। टोटल चार्ज मान लेते हैं Q, तो उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा सिग्मा इज इक्वल्स टू, ओके मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, सिग्मा इक्वल्स टू Q बाई A। इससे हमें क्या मिलेगा, Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू A। इसको जब ज़रूर पड़ेगी तब हम यूज़ में लेंगे। अब स्टूडेंट मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ आपके शेल के अंदर, एक पॉइंट ले लूँगा मैं शेल के बाहर, और एक पॉइंट ले लूँगा मैं ऑन द सरफेस ऑफ माई शेल। अब स्टूडेंट कोई भी एक पॉइंट अगर मैं शेल के अंदर ले लूँ, यहाँ यहाँ यहाँ, एनीवेयर इनसाइड द सेल, सपोज दिस इज़ माई पॉइंट P, तो इसके इर्द गिर्द मैं क्या बना देता हूँ, एक गॉसियन सरफेस बना देता हूँ। हियर आई एम टेकिंग अ पॉइंट P जो कितना दूर है, स्मॉल r। सो फर्स्ट पॉइंट लाइंग इनसाइड शेल, अगर वो शेल के अंदर है यानी कि वो पॉइंट आपके रेडियस से कहाँ है, छोटा है, रेडियस के कहाँ होगा, अंदर होगा। तो क्या ये जो गॉसियन सरफेस है, ये जो डॉटेड मैंने सरफेस बनाया है, उसके अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज्ड है? नहीं, हमारा शेल अंदर से हॉलो है, अंदर में तो कोई चार्ज नहीं है, चार्ज तो कहाँ है, बाहर है। सो देयर इज नो चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, कोई भी चार्ज नहीं है, तो आपका जो फ्लक्स होगा कितना होगा, ज़ीरो होगा। तो स्टूडेंट हमारी फॉर्मूला है E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, और उसको हम किससे कंपेयर करते हैं, सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि आपका चार्ज है ही नहीं अंदर में, तो ये पूरी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे कितनी है, ज़ीरो है, दिस विल बिकम ज़ीरो। सो देयर इज़ नो चार्ज इनसाइड अ सेल। तो कोई भी पॉइंट ले लो शेल के अंदर, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वहाँ पे ज़ीरो होगी। नाउ आई एम टेकिंग अ पॉइंट P जो शेल के कहाँ है, बाहर है। सो लेट मी टेक दिस, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, सपोज लेट मी नेम इट P डैश। वो कितना दूर है, सो सपोज दिस इज
एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, ये भी कितना दूर है, r है। तो इस पी डैश पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो मैंने उस इर्द गिर्द क्या बना दिया, एक गॉसियन सरफेस बना दिया। ये मेरा स्पीयर है, दिस वन इज़ माई स्पीयर, और उसके आजू बाजू पॉइंट पी का मैंने क्या ले लिया, गॉसियन सरफेस। अब हम ये सारी चीज़ें कहाँ पे अप्लाई करते हैं, इधर अप्लाई करते हैं। तो पहले मैं क्या फाइंड कर लेता हूँ, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और फिर उसको किससे कंपेयर कर दूंगा मैं, सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के लिए हमें क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट, उनके बीच का एंगल पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस को कहाँ होगा, नॉर्मली आउटवर्ड्स, और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगी, आउटवर्ड होगी। प्रीवियस लेक्चर में भी ऐसा ही एक कॉन्फ़िगरेशन लिया था और तब भी मैंने आपको बता दिया था डिटेल में। ये होगा आपका डी ए वेक्टर और ये होगा ई वेक्टर, दोनों पैरेलल है, यानी एंगल कैसा मिलेगा, 0। सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए, और कॉस थीटा चला जाएगा। कॉस थीटा क्यों चला गया, क्योंकि एंगल कितना है, 0, कॉस 0 हो गया 1। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ई को बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, दिस इज इक्वल्स टू ई इंटू इंटीग्रेशन डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए, और डायरेक्टली अगर मैं एरिया लिख दूँ स्पीयर का तो 4 पाई, मैं किस स्पीयर की बात कर रहा हूँ, ये वाले जिसका रेडियस है r, तो यहाँ पे लिख दूंगा 4 पाई r स्क्वायर। तो मुझे इस कंडीशन से फ्लक्स मिल गया। ये मुझे क्या मिला स्टूडेंट, फ्लक्स मिला। अब मैं कौन सी कंडीशन से फ्लक्स ढूंढता हूँ, बाय गॉस लॉ। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमें क्या कहता है, फ्लक्स इक्वल्स टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू चाहिए हमें, ये रहा क्यू है सिग्मा ए, तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान से, ये जो एरिया है वो किसका है, स्पेरिकल शेल का एरिया है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्लक्स इक्वल्स टू सिग्मा, एरिया क्या लूँगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, स्पीयर का आपके शेल का आपका रेडियस लूँगा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मैंने आर क्या लिया था, ये वाला जो आपका शेल है, ये जो रेडियस है पॉइंट पी डैश का, और यहाँ पे मैंने क्या लिया, शेल का रेडियस लिया। दोनों फ्लक्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई कट हो जाएगा, एनीथिंग एल्स, और कुछ कट नहीं हो रहा, तो E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर हमने डिराइव कर दिया। तो आपके शेल के बाहर कोई भी पॉइंट ले लो, आपको सिर्फ उस पॉइंट का क्या डाल देना है, डिस्टेंस डाल देना है, आपको क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ स्टूडेंट, थर्ड केस कि अगर वो शेल के ऊपर ही हुआ, एग्जैक्टली शेल के सरफेस पे होगा, तो अगर वो शेल के सरफेस पे होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑन सरफेस ऑफ शेल, तो शेल के सरफेस पे r इक्वल्स टू r, ये डिस्टेंस और रेडियस दोनों कैसा होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में आप r के बदले कैपिटल R स्क्वायर डाल दो, तो ये दोनों कट हो जाएगा और आपको E मिलेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ शेल, आउटसाइड अ शेल, ऑन द सरफेस ऑफ शेल फाइंड कर दी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है कि ये जो हमारा डेरिवेशन है, इसको मैं डायरेक्ट इस वाली चीज़ से कंपेयर करूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से मुझे फॉर्मूला मिलेगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और स्टूडेंट, ये तो बन गया हमारा के क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये फॉर्मूला तो किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसका मतलब स्टूडेंट कि आपके पास एक शेल है, आप शेल के बाहर में कितना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हो, क्यू चार्ज, लेकिन फिर भी वो एक्ट इस तरीके से करता है जैसे आपने चार्ज सेंटर पे रखा हो। अगर मैं शेल के बाहर में चार्ज डिवाइड करने के बजाय वो चार्ज सेंटर पे रख देता, तो कोई भी डिस्टेंस ले लो, चाहे ये डिस्टेंस r ले लो, ये डिस्टेंस r ले लो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। सो दस वी कैन कंक्लूड दैट कि आपका
स्पेरिकल शेल, चार्ज स्पेरिकल शेल, उसके बाहर में कोई भी पॉइंट आप लेते हो तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरीके से लगेगी जिस तरीके से सारा का सारा चार्ज आपने कहाँ पे रख दिया हो, सेल के सेंटर में रख दिया हो। ओके, इसका ग्राफ देखते हैं हम स्टूडेंट। यहाँ से आर हमारा कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, खाली चेंज कौन हो रहा है, आउट रेडियस। आपके जो बाहर का पॉइंट है, कभी यहाँ हो सकता है, कभी यहाँ हो सकता है, कभी यहाँ। सो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसको प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर को। एंड इफ आई प्लॉट अ ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, तो इनिशियली क्या था, आपके इनसाइड द शेल क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो R इक्वल्स टू R तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहने वाली है, 0 रहने वाली है। इस पोर्शन में आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी, यानी सेंटर से लेके आपके शेल के सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी आपको, 0। अब जैसे ही आप सरफेस पे पहुंचे थे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। सो एट सरफेस जहां R इक्वल्स टू R है, आपको मिलेगी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर अगर आप सरफेस के बाहर चले जाओ तो आपको कितनी मिल रही है, E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि यहाँ पे E मिलेगा 1/r²। तो ये है इसका ग्राफ। ये ग्राफ हमें फिर से क्या बता रहा है कि इनसाइड द शेल आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सरफेस पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, और फिर उससे जैसे जैसे आप दूर जाओगे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सपोनेंशियली क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। आई होप सो यू अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस लेक्चर। ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। अगर आपने हमारे प्रीवियस कोई वीडियोस मिस कर दिए हैं तो यहाँ पे आई कार्ड पे लिंक दे दिए, वहाँ से आप देख सकते हो। ऑल्सो सब्सक्राइब अवर चैनल, शेयर इट। Thank you for watching the video. Stay safe, stay home.